Hello everyone, my name is Avinash Kumar Yadav and I welcome all of you to the official channel of Law Prep Tutorials. Today I am here in front of you all with a very important issue, and we will also be talking about a very welcome initiative brought about by the Telangana government. The initiative that I'm talking about is Telangana's Advocates Protection Bill of 2026, which has already been passed by the Legislative Assembly of Telangana and is waiting for Governor's assent. अब हम इस बात को समझते हैं सबसे पहले कि जो ये बिल लाया गया है, ये कंसल्टेशन करके लाया गया है विथ बार काउंसिल ऑफ तेलंगाना, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन and with other legal personals belonging to the legal fraternity. Now, the question is, why do we even need such a law, or what was the incident that transpired this law? क्या जरूरत पड़ी या फिर क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से हमें इस लॉ की जरूरत महसूस हुई? मैं हाईलाइट करना चाहता हूं एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट फ्रॉम 2021, जहां पे एक आरटीआई एक्टिविस्ट कपल गट्टू वामन राव एंड नागमणि, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट थे और जो कि करप्शन को एक्सपोज करना चाहते थे, उनको ब्रॉड डे लाइट में उनका मर्डर कर दिया गया। अब इसकी वजह से लोगों के बीच में ये इशू जो है वो रेज होता है। पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग, बहुत वाइड स्प्रेड लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं, एंड पीपल स्टार्ट डिमांडिंग जस्टिस, एंड पीपल ऑल्सो स्टार्ट डिमांडिंग प्रोटेक्शन फॉर एडवोकेट्स। Now, since there is no such law on central level or national level which talks about protection of advocates, that is why this issue becomes even more compelling. Finally, in this case, in August 2025, the Supreme Court transferred the case to CBI so that the investigation can be carried out in an impartial manner. ये केस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, अगर हम बात करते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के लॉ की जरूरत महसूस हुई, या फिर जो इस डिस्कोर्स का एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट भी है। क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि इफ इंसिडेंट्स लाइक दिस कीप ऑन हैपनिंग, देन हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द प्रोटेक्टर्स? एवरी इंडिविजुअल अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 हैज अ फंडामेंटल राइट to consult a lawyer of their own choice, and lawyers are supposed to be a very important aid in justice delivery system. But ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तो किस तरीके से हम एडवोकेट्स को ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन रेज होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2026 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया था बाय लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू फ्रॉम तेलंगाना, और इसका एम क्या है कि ये एक सेफ्टी, डिग्निटी और इंडिपेंडेंस ऑफ एडवोकेट्स को इंश्योर करना चाहता है। ऐसे इंसिडेंट्स जो कि एडवोकेट्स के अगेंस्ट, जहां पे वायलेंस, थ्रेट्स, कोअर्जन, हैरेसमेंट, इस तरीके की चीजों के रिपोर्ट होने की वजह से इस तरीके की लॉ की रिक्वायरमेंट हुई, और ये लॉ ओवरऑल एक सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहता है एडवोकेट्स के लिए, especially for advocates belonging to vulnerable communities like women and lower castes. क्यों जरूरत हुई? क्योंकि हमने बात करी अभी कि वायलेंस, थ्रेट और इंटिमिडेशन के केसेस काफी सारे बढ़ रहे थे, और एडवोकेट्स को कई बार रिटेलिएशन फेस करना पड़ता है, जो लिटिगेंट्स हैं या फिर जो अक्यूज्ड पर्संस हैं। जो लॉज हैं नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे, वो अभी सफिशिएंट नहीं है प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए एडवोकेट्स का। तो इसलिए ताकि एडवोकेट्स एक फ्री एंड फेयर मैनर में काम को कैरी आउट कर पाएं, फियरलेसली काम को कर पाएं, इस तरीके के लॉ की जरूरत है। इंडिया में एडवोकेट्स के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो सेंट्रल लॉ है, दैट इज एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961, बट यहां पे एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में मैकेनिज्म्स जो हैं वो या तो इनफेक्टिव हैं या तो फिर नॉन एग्जिस्टेंट है, जिसकी वजह से जनरल क्रिमिनल लॉ का सहारा लेना पड़ता है, जो कि अपने आप में स्लो और इनफेक्टिव मैकेनिज्म है, राइट? दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर स्पेशलाइज्ड लॉ ऑन दिस इशू। एडवोकेट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए, इसको समझते हैं।
फेयर ट्रायल को कैरी आउट किया जा सके और जस्टिस डिलीवरी की जा सके, दैट इज व्हाई एडवोकेट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 21 के अंदर हर किसी पर्सन का ये राइट है, फंडामेंटल राइट है इनफैक्ट, कि वो जस्टिस को एक्सेस कर सके, और इस जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है एडवोकेट्स। इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इंश्योर करें कि लॉयर्स इंडिपेंडेंट हों और फियरलेस हों। अगर हम लॉयर्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, अब हम इस बात को समझते हैं कि तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल हमारे लिए क्या लेकर के आता है और कौन से ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। बैकग्राउंड हमने समझ लिया कि राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस या इंटिमिडेशन या कोअर्जन, हैरेसमेंट एडवोकेट्स के अगेंस्ट वहां पे आ रहे थे, जिसकी वजह से इस तरीके के लॉ के लाने की बात हुई। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सेफ्टी और डिग्निटी जो है एडवोकेट्स की, उसको इंश्योर करना, लॉयर्स को प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट बनाना सो दैट दे आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, और ओवरऑल वेलफेयर इंश्योर करना। इससे हम क्या कर सकते हैं? रूल ऑफ लॉ को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं और उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एड है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या हैं देखते हैं। सबसे पहले, एडवोकेट्स के अगेंस्ट कोअर्जन, थ्रेट या अटैक अगर कोई देता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाया गया है। यहां पे ऐसे लोगों के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, और जो एडवोकेट्स हैं अगर उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन इनिशिएट करना है तो जुडिशियल ओवरसाइट की रिक्वायरमेंट होगी, जस्ट सो दैट दीज प्रोविजंस कैन नॉट बी मिसयूज्ड। यहां पीनल प्रोविजंस भी बनाए गए हैं, पनिशमेंट के प्रोविजंस भी, जहां पे अप टू 3 इयर्स 3 साल तक की इंप्रिजनमेंट के बारे में बात हुई है और 25,000 तक के फाइन के बारे में बात हुई है अगर कोई कोअर्जन, थ्रेट या अटैक लॉयर्स को सब्जेक्ट करता है तो, राइट। अब वेलफेयर मेजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कवरेज के बारे में बातचीत हुई है यहां एडवोकेट्स, हेल्थ कार्ड और फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी जो है स्पेशली यंग लॉयर्स एंड फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स की, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है और उनकी वल्नरेबिलिटी को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में बातचीत की गई है। दिस बिल ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट अ सोशल जस्टिस एंगल वेयर स्पेशल प्रोटेक्शंस हैव बीन मेड फॉर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स for the purpose of appointment to posts like public prosecutor, so that equal opportunity may be ensured to them as well. The next thing is that इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के बारे में भी बात हुई है, बार इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के बारे में बात हुई है न्याय निर्माण इनिशिएटिव के हेल्प से। न्याय निर्माण इनिशिएटिव जो है आपका, दिस इज वन ऑफ द इनिशिएटिव्स जहां पे अगर हम बात करें तो न्याय निर्माण, दिस वाज अ लीगल कॉन्क्लेव इन 2025 इन न्यू दिल्ली, जहां पे बेसिकली इस बारे में बातचीत हुई कि किस तरीके से लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सकता है। ये अलाइन करता है इंडिया के विकसित भारत एट 2047 मिशन के साथ, राइट। न्याय निर्माण जो स्कीम है या फिर इनिशिएटिव है, इसके तहत ही युक्ति इंटर्नशिप प्रोग्राम हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड, which basically means कि लॉ ग्रेजुएट्स को कनेक्ट किया जाएगा विथ टॉप लीगल अपॉर्चुनिटीज और टॉप लीगल करियर्स वाया इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, राइट। नाउ ये जो इश्यूज हैं, these issues become very important overall as well, considering the fact कि यहां पे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बारे में बात हो रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो talking about protecting women at the same time, right? Additionally, this Nyaya Nirman initiative was taken by General Councils Association of India or GCAI. So these are the facts about Nyaya Nirman from the point of view of general knowledge that all of you need to remember. राइट। सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम न्याय निर्माण इनिशिएटिव जिसके साथ अलाइंड है ये बिल, स्पेशल फैसिलिटीज भी बनाई गई हैं विमेन एडवोकेट्स के लिए,
जहां पे अगर हम बात करें तो सेपरेट रेस्ट रूम्स, लॉन्जेस, पार्किंग एरियाज, इंक्लूसिव स्पेसेस, चाइल्ड केयर सपोर्ट से रिलेटिंग भी मैकेनिज्म्स या इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके एडिशनल फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो एक वेलफेयर ट्रस्ट या वेलफेयर बोर्ड के क्रिएशन के बारे में बात हो रही है यहां पे। हाउएवर दिस देयर इज नो सर्टेनिटी ऑन दिस। सो ओवरऑल वी कैन सी दैट this is a very positive step towards protecting advocates from any kind of potential abuse and to ensure their welfare. However, there are always two sides of a coin. क्या इसके क्रिटिसिज्म है या फिर क्या इसके मिसयूज हो सकते हैं? क्रिटिक्स जो है वो ये आर्ग्यू करते हैं कि इस तरीके का प्रोविजन जो है ये अनएथिकल लॉयर्स इसको एक शील्ड की तरह बना करके क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे, और जो भी अकाउंटेबिलिटी है या फिर जो भी इम्पार्शियलिटी है उसको वो क्या करेंगे, वो अवॉइड करेंगे। बार काउंसिल ने इस बात के ऊपर इश्यूज रेज किए हैं कि किस तरीके से वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे या वेलफेयर बोर्ड के फंड्स को मैनेज करेंगे, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं बताई गई है, राइट। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि एक ही लॉ जिसके अंदर प्रोटेक्शन, वेलफेयर, इन सारी चीजों के बारे में बात हो रही है, ये सही नहीं है। इनफैक्ट इन चीजों के लिए सेपरेट लॉज लाए जाने चाहिए जिससे किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने आप लोगों को यह भी हाईलाइट किया था स्टार्टिंग में कि नेशनल लेवल मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अलावा अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे जो एडवोकेट्स के कंडक्ट को रेगुलेट करने के बारे में बात करता है, वहां पे भी ऐसे मैकेनिज्म्स हमें देखने को नहीं मिलते। इसीलिए बार काउंसिल और लीगल प्रोफेशनल्स एक ऐसे लॉ के बारे में नेशनल लेवल पर भी डिमांड कर रहे हैं जहां पे इन सारे इश्यूज के बारे में बात हो। स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान ऑलरेडी 2023 में अपना ये लॉ इनैक्ट कर चुका है एंड उत्तर प्रदेश ऑलरेडी प्रोसेस में है इस तरीके के एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल को, एक्ट को लाने के लिए, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट तेलंगाना के बारे में मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। अब लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि हम लॉयर्स को, एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात तो कर रहे हैं, बट दिस इज प्रोटेक्शन वर्सेस अकाउंटेबिलिटी डिबेट। एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट दे आर नॉट एबल टू मिसयूज दीज प्रोविजंस टू एवेड एनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे माइट हैव। सो दैट इज व्हाई एज aspiring law students, I want to pose a question in front of all of you कि हम फ्यूचर लीगल प्रोफेशनल्स की तरह किस तरीके से इस बैलेंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि एडवोकेट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की जा रही है, बट एट द सेम टाइम हम अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन करके चल रहे हैं फॉर एनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉर एनी अनएथिकल बिहेवियर। Do let me know in the comment box what do you think about this question and how you can contribute to this discourse. If you want me to bring more such videos on such current legal topics, please let me know in the comment box. Thank you so much everyone. My name is Avinash and I will see you guys in the next video.